अक्टूबर 1972 में शुरू होती है, जहां एक रग्बी टीम मैच के लिए हवाई जहाज से दूसरे देश जा रही है। उनमें से कई पहली बार देश से बाहर जा रहे थे। कुछ खिलाड़ियों के परिवार वाले भी उनके साथ आए थे। विमान ने उड़ान भरी और जल्द ही बर्फीले इलाकों में पहुंच गया, लेकिन अचानक उनका विमान जोर जोर से हिलने लगा। तभी अचानक बर्फीला तूफान आता है, जिससे विमान अनियंत्रित होकर नीचे जाने लगता है। लेकिन फिर भी पायलटों ने विमान को इतने भयानक तूफान से निकालने की कोशिश की, लेकिन विमान नियंत्रण में नहीं आ रहा था। इसलिए अंदर का सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। अचानक विमान एक बड़े पत्थर से टकरा गया। इससे वह दो हिस्सों में टूट गया। थोड़ी देर में विमान का अगला हिस्सा भी बर्फ से टकरा जाता है। इससे सभी लोग हिंसक होकर आगे गिर जाते हैं और सामान भी बिखर जाता है। और इस घटना के कारण कई लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद जो लोग सुरक्षित थे, उन्होंने फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। यह एक तनावपूर्ण माहौल था। हर तरफ खून ही खून था, लेकिन सभी लोग हिम्मत से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अब दो लड़के केबिन खोलते हैं और पायलट के पास जाते हैं, जिसकी भी हालत खराब थी, और अगले ही पल उसकी भी मौत हो जाती है। अंधेरा होते ही तापमान भी तेजी से गिरने लगता है। क्योंकि ठंड के कारण उनका बुरा हाल था, इसलिए उन्होंने विमान के बड़े छेद को सामान और शवों से ढक दिया। वे ठंड से बचने के लिए अंदर जाकर छिप जाते हैं। इस घटना से हर कोई दुखी और सदमे में था। कुछ तो डर के मारे चिल्ला रहे थे, लेकिन बाकियों ने किसी तरह उन्हें सहारा दिया। अगली सुबह जब वह उठे तो देखा कि ठंड की वजह से 4, 5 और लोगों की मौत हो गई है। अब तक तूफान भी थम चुका था, तो वे बाहर आ गए। उन्हें अब तक बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही यह स्थान नीचे की ओर भी था। उन्हें नहीं पता था कि वे कब तक वहां फंसे रहेंगे, इसलिए उन्होंने जिंदा रहने का इंतजाम करना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी बैग सामान की जांच की और वहां से भोजन और आवश्यक चीजें एकत्र की। अपना सारा काम खत्म करने के बाद वे उसी जगह पर बैठ गईं। उन्हें खाना दिया गया, जिसे उन्होंने खा लिया, लेकिन साथ ही उन्हें चिंता भी थी कि उनके पास थोड़ा खाना है। कौन जानता है कि हमें कब तक उपयोग करना होगा। अब अचानक वहां से एक विमान गुजरता है और इन लोगों में एक उम्मीद जाग उठी। इसीलिए वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि विमान उनकी आवाज सुनना बंद कर दे। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि विमान बहुत दूर था। इसीलिए वह वहीं से चला गया। अब तीसरे दिन एक लड़की नंदो को होश आ गया। नंदो की हालत बहुत खराब थी। उसका चेहरा भी खराब हो गया था, लेकिन फिर भी वह अपनी बहन के पास जाता है। उनकी बहन की हालत भी काफी खराब थी। जब नंदो ने उससे उसकी माँ और पिताजी के बारे में पूछा, अब उन्हें उसे पता चला कि वे मर चुके थी, तो उन्होंने बर्फ को पिघलाकर उसका पानी बना लिया। वे पीते हैं और जीवित रहते हैं। साथ ही उन्होंने बैग के बाहर एक्स का निशान भी बना दिया, ताकि जो भी यहां से गुजरे उसे ये निशान दिख जाए। तो वो समझ गए कि यहाँ वो लोग फंसे हुए हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। अब अगले दिन दूसरा विमान आया, लेकिन वह भी उनकी मदद नहीं कर सका, क्योंकि वह बहुत दूर था। उन्हें समझ आ गया कि सरकार को नहीं पता कि हम अभी कहाँ हैं। इसलिए सरकार विमानों को यहाँ न भेजकर अलग अलग जगहों पर भेज रही है, क्योंकि उन्हें इन लोगों की सटीक लोकेशन का पता नहीं है। अब उन्हें याद आया कि विमान के आखिरी हिस्से में कुछ बैटरियां थीं, तो संभव है कि उनकी मदद से हम विमान का रेडियो चला सकें, जो फिलहाल टूट चुका है। तो अब इस वजह से वे उस हिस्से को ढूंढना चाहते थे। जैसे ही वे थोड़ा ऊपर गए, तो उन्होंने देखा कि जहां उनका विमान नष्ट हुआ है, वह स्थान यहां से दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही कारण है कि किसी भी विमान ने हमें नहीं देखा। जाहिर सी बात है कि इस वजह से कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। अब ऊपर से बर्फ खिसकने लगी, तो उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। अब दिन बीतते गए और एक सप्ताह के बाद उनका सारा खाना खत्म हो गया। इस क्षेत्र में न तो कोई जानवर थे और न ही कोई पेड़ पौधे थे जिन्हें खाकर वे जीवित रह सकें। इसलिए ये पत्थरों पर चिपके कवक को खाते हैं और जीवित रहते हैं, लेकिन इसका स्वाद भी बहुत कड़वा था। भूख के कारण नंदो का कहना है कि अगर मुझे मरे हुए लोगों का मांस भी खाना पड़ा तो मैं वह भी खाऊंगी।
लोग उनसे सहमत थे। वहीं इस बात को लेकर कुछ लोग आपस में बहस करने लगे। समय के साथ उनकी भूख इतनी बढ़ गई कि वे अपने जूते, उनके फीते, यहाँ तक कि सिगरेट भी खाने लगे। अगली सुबह नंदू ने देखा कि उसकी बहन की भी मौत हो गई है। उसे दुख था कि आज माता पिता के बाद उसकी बहन की भी मौत हो गई। यह देखकर एक लड़का उदास हो गया। वह अपने माता पिता को एक पत्र लिखता है। अब 21 दिन हो गए। उनमें से कुछ भूख के कारण पागल हो रहे थे। वे कुछ भी खाने को तैयार थे, इसीलिए बाकी लोगों ने उन्हें मुर्दे खाने की इजाजत दे दी। तभी कुछ लोग बाहर निकले और मृतकों के मांस को कांच से काटकर खाना शुरू कर दिया। और अब केवल 5 लोग ही वहां बचे थे जो मृतकों का मांस नहीं खाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि असल में हम कभी नरभक्षी नहीं बनेंगे, बल्कि वे मरना पसंद करेंगे। थोड़ी देर बाद उन्हें बर्फ में एक बैग मिला। जब उन्होंने अंदर जांच की तो उन्हें एक रेडियो मिला। उन्होंने वहां एक एंटीना बनाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। और अब जब उन्होंने रेडियो सुना तो उन्हें पता चला कि सरकार ने उन्हें ढूंढने के लिए 60 से ज्यादा विमान भेजे हैं, परंतु उनमें से कोई भी उन्हें ढूंढने में सफल नहीं हुआ। तो सरकार को लगा कि विमान नष्ट हो गया और वे सभी लोग मर गए। यह सुनकर वे दुखी हो गए और हिम्मत हार रहे थे। अब बचे हुए 5 लोगों को मांस खाकर गुजारा करना पड़ रहा है, क्योंकि यह सुनने के बाद अब उन्हें पता चल गया था कि हमें बचाने कोई नहीं आने वाला है। थोड़ी देर बाद 3 लड़के फिर विमान का आखिरी हिस्सा ढूंढने निकले। थोड़ी देर बाद उन्हें एक टूटी हुई और कुछ लाशें भी मिली। अब क्योंकि चलते चलते रात हो गई तो वे सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे सो नहीं सकते क्योंकि पूरी रात बर्फीला तूफान चल रहा है। अगली सुबह जब वे उठे तो वे पूरी तरह बर्फ से ढके हुए थे। अब वे जीवित तो थे, लेकिन हालत बहुत खराब थी। उनमें से एक को दिखाई नहीं देता था, जबकि बाकी बहुत कमजोर हो गए थे। तो अब वो 4 लोग मलबे पर बैठे बैठे वापस नीचे आ गए। यह भयानक दृश्य देखकर वह लड़का जिसने अभी तक मांस नहीं खाया था, वह भी चुपचाप मांस खा लेता है। तूफान भी लगातार आ रहे थे, लेकिन वे विमान के अंदर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं ताकि वे अच्छा समय बिता सकें। उनकी बातचीत के दौरान भारी बर्फबारी हुई। उनके विमान के अंदर बहुत सारी बर्फ घुस गई। पूरा विमान बर्फ से ढका हुआ है। बाहर मौजूद लोग बर्फ खोदकर अपने साथियों को बाहर निकालने लगते हैं। थोड़ी देर में सारे लोग ऊपर आ गए, परंतु एक कंगाल स्त्री जो बहुत नीचे गाड़ दी गई थी वहीं मर जाती है। अब उन्हें एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है। समझ आ रहा है कि एक बार फिर भारी बर्फीला तूफान आने वाला है। एक बार फिर भयानक तूफान उन्हें अपने आगोश में ले लेता है। इस बार भी बड़ी संख्या में लोग बर्फ में दबकर मर गए। नुमा नाम के लड़के को गुस्सा आता है। वह नियंत्रण से बाहर हो रहा था और विमान की खिड़कियां तोड़ने लगा। यह बेकार था, लेकिन कांच का एक टुकड़ा उसके पैरों और टांगों में लग जाता है, लेकिन फिर भी वह नहीं रुके और हिम्मत नहीं हारी। वह इसी तरह बर्फ तोड़ता रहा। फिर 20वें दिन उसने वहां एक छेद बनाया जिससे बाकी बचे लोग बाहर निकल आए। बाहर आकर वे एक दूसरे से मिले, इसी खुशी में कि भगवान का शुक्र है कि हम बच गए। नुमा ने देखा कि मेरे पैर में जहां कट लगा था वहां मुझे दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका पैर ठंड से पूरी तरह सुन्न हो गया था। धीरे धीरे मौसम बदला और वे पूरे विमान से बर्फ हटाने में सफल रहे। अब एक बार फिर उन्होंने मदद के लिए कुछ लोगों को भेजने का फैसला किया है, लेकिन जो लोग सबसे पहले पहाड़ पर गए थे उनमें से कुछ की हालत अब भी खराब थी। एक दोस्त के फेफड़ों में पानी भर गया था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो सभी ने मिलकर उन्हें CPR दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उनकी भी मौत हो गई। उसने अपने माता पिता के लिए जो पत्र लिखा था उसे भी उसने संभाल कर रखा था। 10वें दिन मौसम खुलते ही नुमा और उसके साथी ने ढेर सारे कपड़े पहने और मदद के लिए निकल पड़े, लेकिन बीच सड़क पर नुमा गिर जाता है क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। जब बाकी लोगों ने जाकर देखा तो देखा कि उसके पैर का घाव गहरा हो गया है। इसीलिए उन्होंने नुमा को वापस ले जाने का फैसला किया, लेकिन उसने जवाब दिया, नहीं दोस्तों, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं खुद ही पीछे चला जाऊंगा। वह किसी तरह वापस आ गया, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी
वह इतना थका हुआ था कि वापस आते ही बेहोश हो गया। वहीं जो लोग मदद के लिए आगे बढ़ रहे थे वे यह देखकर खुश हो गए कि सामने विमान का आखिरी हिस्सा था जो उन्हें आखिरकार मिल गया था। जैसे ही उन्होंने विमान का वह हिस्सा देखा तो उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी यहाँ बुला लिया। उन्होंने सारा सामान यहीं एकत्र कर लिया। वहां ढेर सारे साफ कपड़े, खाना और ढेर सारी चॉकलेटें थीं। यहाँ उन्हें वो बैटरियां भी मिलती हैं जिन्हें वो प्लेन में लगाते हैं और रेडियो के जरिए सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि रेडियो टूट गया था। जो उन्हें लगा कि ठीक है। जब उन्हें पता चला कि रेडियो टूट गया है तो वे थक कर वहीं बैठ गए। नुमा का घाव भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था जो उसके पूरे शरीर पर फैल गया था। नुमा उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं जल्द ही मर जाऊंगा। इसीलिए उसने खाना बंद कर दिया ताकि उसके साथी उसके हिस्से का खाना खा सकें और जीवित रह सकें। इस बार उन्हें विमान के पीछे से ढेर सारा वाटरप्रूफ कपड़ा मिला, इसीलिए उन्होंने किसी तरह इसे जोड़कर एक बड़ा स्लीपिंग बैग बनाया जिसमें वे आसानी से सो सकें। तभी उन्होंने छोटे रेडियो पर खबर सुनी कि यद्यपि वे 58 दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन वायुसेना अभी भी उन्हें ढूंढने के लिए आखिरी विमान भेज रही है, इस उम्मीद के साथ कि अगर वे जिंदा रहे तो वायुसेना उन्हें हासिल कर लेगी। यह सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि हमें मदद के लिए ऊपर जाना होगा। अब नुमा उदास आवाज में उनसे कहता है, मेरी बात सुनो दोस्तों, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे खा लेना, क्योंकि यदि तुम में से कोई जीवित बच गया तो मेरा और हमारे अन्य साथियों का मरना व्यर्थ न जाएगा। यह कहते कहते वह मर गया। उसके हाथ में एक नोट था जिस पर लिखा था, दोस्तों मैं तुम्हारे लिए मरकर अमर हो गया हूं, यानी मरकर भी जिंदा हूं। ये बातें सुनकर सभी को दुख हुआ, लेकिन साथ ही उनमें साहस भी पैदा हुआ। उनके कुछ साथी मदद के लिए फिर निकल पड़ते हैं और अब वे अंततः पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है, इसलिए यहीं बैठकर सोचने लगते हैं। उन्होंने भी सोचा कि हम वापस चलते हैं, लेकिन क्योंकि वे अपना साहस नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिर भी आगे बढ़ने का फैसला किया। अब उनकी मेहनत काम आई, क्योंकि कुछ देर चलने के बाद उन्हें पानी की एक साफ नदी भी मिलती है जिससे वे खूब पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। तभी अचानक उन्हें कुछ दूरी पर घोड़े पर सवार एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर वे खुशी से पागल हो जाते हैं। वे मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन वह आदमी उन्हें समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वह कागज और कलम उनकी ओर फेंकता है। उन्होंने अपनी पूरी कहानी लिखी और उससे मदद मांगी। वह आदमी तुरंत कागज लेकर भाग गया। वह शहर में आता है और अधिकारियों को देता है। तब वायुसेना की रेस्क्यू टीम को तुरंत इसकी जानकारी दी गई ताकि वे उनकी मदद के लिए जा सकें। अब वह आदमी फिर से नंदो और उसके दोस्त के पास आता है। वह उन्हें अपने घर ले गया और उन्हें बहुत खिलाया। कुछ ही देर में पूरा इलाका पत्रकारों से भर गया जो उनसे ढेर सारे सवाल पूछते हैं। अब उनके साथी जो बर्फीले पहाड़ों में फंस गए थे, रेडियो के माध्यम से भी इस खबर को सुने। जब उन्हें पता चला कि हमारी मदद के लिए यहां लोग भेजे जा रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ धोए और अपना सारा सामान पैक किया।